वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में बहुत सी लेक्चर्स आने वाली है, जिसमें ये पहला लेक्चर है। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में लैंग्वेज बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि इंग्लिश के साथ साथ सबका हिंदी भी ट्रांसलेट आपको कर दी जाए कि समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको लैंग्वेज में कोई इशू लगे तो रिक्वेस्ट रहेगा कि नोट्स बनाते समय उसका हिंदी भी ज़रूर से लिख लें, या आपको जो भाषा ज़्यादा प्रीफर करना है, जो भाषा ज़्यादा समझ आता है, उस भाषा का इस्तेमाल करें। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले सभी वीडियोज़ का लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सेट्स। इसका हिंदी होता है समुच्च। जी हाँ, 11th क्लास के मैथ्स का पहला ही ये चैप्टर है। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि ये शुरू कब हुआ, किनके द्वारा इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, फिर हम आज के डेट में आएंगे। लिखा गया है, द वर्ड सेट इन मैथमेटिक्स वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। कि जो ये सेट शब्द है वो सबसे पहले मैथमेटिक्स में एक जर्मन मतलब जर्मनी के मैथमेटिशियन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर के द्वारा यूज़ किया गया था, और तब से ये वर्ड मैथमेटिक्स में लगातार यूज़ होते रहा, और आज आके ये पूरा पूरा एक चैप्टर के रूप में आपके सामने है। आगे पढ़ेंगे तो और भी डिटेल्ड वे में इसको पढ़ना होता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, किनके अनुसार? तो जॉर्ज कैंटर के अनुसार उन्होंने जो परिभाषा दिया था वो क्या था? अ सेट इज एनी कलेक्शन into a whole of definite and distinct object of our intuition or thought। ठीक है, इसमें परिभाषा में आप थोड़ा ध्यान देंगे तो दो वर्ड इस्तेमाल किया गया है। डिफिनिट मतलब नियत, आप सिर्फ उसी चीज़ को रख सकते हैं जो एक कंप्लीट डेफिनेशन पे फिक्स होता है, और दूसरा डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, कि ऐसा नहीं कि एक सेट में आपने एक ही चीज़ को बार बार लिख दिया है, जैसे 3,3,3,3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी एलिमेंट होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये परिभाषा दिया था जॉर्ज कैंटर ने अपने समय पे। आपको पता है कि समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे हर चीज़ में धीरे धीरे परिवर्तन आता है, उसको और ज़्यादा परिष्कृत किया जाता है। और इस सीरीज़ में बहुत सी चीज़ों के डेफिनेशंस में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे हमारी सोच विकसित होती है हम उनमें परिवर्तन करते जाते हैं। तो आज के समय में द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन, सबसे ज़्यादा स्वीकृत जो परिभाषा है सेट्स का, वो है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी होता है वस्तुओं का एक सुपरिभाषित कलेक्शन। कलेक्शन मतलब संग्रह, क्या कहलाता है? तो समुच्चय कहलाता है। फिर से, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। आगे लिखा गया है, द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ दैट सेट। मतलब सेट में जो ऑब्जेक्ट आपने रखा वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? तो दिए गए सेट के या तो अवयव कहलाएंगे या उनके सदस्य कहलाते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, और कई जगह अलग अलग किताब में दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या कहते हैं? उससे उस सेट का अवयव कहेंगे या उस सेट का सदस्य के रूप में जानते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, सिंबल को देखते हैं। चूँकि सेट्स में लैंग्वेज के साथ साथ सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, संकेत भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझते चलेंगे। मैं प्रयास करूँगा कि बीच में आने वाले हर एक सिंबल को अच्छे से डिटेल वे में आपको बताया जाए। फिजिक्स में आप ई की तरह ऐसे सिंबल का बहुत इस्तेमाल करते होंगे, और वहाँ पे आप इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन इज़ अ ग्रीक सिंबल, यह एक ग्रीक संकेत है, यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। कि भले ही फिजिक्स में आप इसको अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के इस चैप्टर सेट्स में इसका जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है? तो जब भी दिखाना होगा बिलोंग्स टू, इस चीज़ के लिए एप्सिलॉन का या इस संकेत का इस्तेमाल
करेंगे। ठीक, मान लेते हैं कहीं पे ऐसा लिखा गया है x और उस एप्सिलॉन का साइन दिया गया है, फिर a लिखा गया है। ठीक, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको x एप्सिलॉन a नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू a। क्या पढ़ेंगे? x बिलोंग्स टू a। या इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, x इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए या x इज़ अ मेंबर ऑफ ए। तीनों में से कोई भी चीज़ जो आपको ज़्यादा क्लियर लगे वो पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से, अगर x उसके बाद एप्सिलॉन का साइन है, उसके बाद a लिखा गया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो x बिलोंग्स टू a या x इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए या x इज़ अ मेंबर ऑफ ए। कुछ भी आप इनमें से पढ़ सकते हैं। वहीं अगर x के बदले y होता तो क्या पढ़ते? y बिलोंग्स टू ए और y इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए और y इज़ अ मेंबर ऑफ ए। इसमें से कोई एक लिखना है, सब लाइन से मत लिखने लग जाइएगा। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि x बिलोंग्स टू ए होता है, इसको गलती से भी आप उल्टा नहीं पढ़ेंगे कि a बिलोंग्स टू x। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट बिटवीन ब्रेसेस एंड बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमास। कह रहा है कि जो धनुषाकार ब्रैकेट होता है ना, धनुषाकार ब्रैकेट मतलब जो मिडिल ब्रैकेट होता है, मध्यम कोष्ठ होता है, एक सेट को उसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके जो भी एलिमेंट्स होता है उनको कॉमा से अलग किया जाता है। जैसे 1, 2, 3 और इसको एक मिडिल ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि ये कंप्लीट जानकारी नहीं है, बस इसके आगे हम पढ़ेंगे कि और भी किस प्रकार से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन साधारण तरीके से हम ये कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कि जो सेट होगा उसको हमेशा बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। किससे? तो अंग्रेजी वर्णमाला के। सेट को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरीके से। व्हाइल द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, लेकिन उस सेट में जो अवयव होंगे, जो उसके सदस्य होंगे, उसको स्मॉल लेटर से, छोटे वर्णमाला के अक्षर से सूचित किया जाता है। समझ गए? सेट को बड़े लेटर से लिखते हैं और उसके जो अवयव होता है, जो एलिमेंट होता है, उसको छोटे लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेट। यहाँ पे कुछ सेट के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक, पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हिंदी होता है स्वतंत्र भारत के सभी राष्ट्रपति का एक संग्रह या उनका एक समूह। क्या यह सेट कहलाएगा? तो बिल्कुल सेट कहलाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने कहा स्वतंत्र भारत के सभी राष्ट्रपति, तो आपने फिक्स कर दिया कि फ़लाने फ़लाने लोग ही इसमें आ सकते हैं। जैसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, या अभी के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हो गए, या इसके पहले प्रणब मुखर्जी जी हो गए, या उनके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब इस सेट में आप उन्हीं लोगों को रख सकते हैं जो भारत के राष्ट्रपति या तो हैं स्वतंत्र भारत के या पहले रह चुके हैं। अब आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तो इस समूह में नहीं रख सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि ऐसे व्यक्तियों के समूह को आपने क्या कर दिया कि ये सेट है, उसका उदाहरण है। समझ गए? चलिए अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब भारत के सभी राज्यों के राजधानियों का एक समूह। जैसे बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक, राजस्थान की। तो वैसे ही क्या है कि सभी राज्यों के जो राजधानी है उनका एक संग्रह। तो आपने फिक्स कर दिया, एक परिभाषा बना दिया कि जो जो राजधानी होगा उसी को इस ग्रुप में हम रखने वाले हैं। मतलब ये सेट हो सकता है। अब इसमें आप अरेराज को तो नहीं रख सकते हैं ना, मोतिहारी को तो नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि ये किसी भी स्टेट का कैपिटल नहीं है। तो बिल्कुल एक डिफाइन ऑब्जेक्ट्स को रख रहे हैं, इसलिए ये सेट का एग्जाम्पल है। तीसरा है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी दिल्ली। जी हाँ, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा तो आप भी जेईई का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आईआईटीज़ में आपका भी एडमिशन हो सकता है। चलिए पॉइंट पे लौटते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी दिल्ली, कि आईआईटी दिल्ली के सभी छात्रों का संग्रह, क्या बोल सकते हैं उनको, समूह बोल सकते हैं। तो
आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि हमको छात्र लेना है, लेकिन कौन से छात्र को लेना है? तो जो आईआईटी दिल्ली में पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं को लेना है, बाकियों को नहीं लेना है। तो इस तरीके से वो क्या हो गया कि एक सुस्पष्ट परिभाषा के तहत आपने छात्रों का चयन किया, समूह बनाया, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? सेट के उदाहरण होंगे। ये एक सेट बनाएगा और जो छात्र होंगे उस सेट के अवयव या उसके सदस्य कहलाएंगे। अगला है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा विषम प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है जी बउआ? बताइए आप। 0 से या 1 से? कहाँ से बताइए? चलिए 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर है, ठीक। तो 1 से शुरू होता है और कह रहा है कि विषम संख्या होना चाहिए, मतलब 1 3 5 7 9 ये हो सकता है ना। लेकिन क्या एक और बात कहा कि 10 से छोटा होना चाहिए। कहाँ तक जा सकते हैं? 9 तक जा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? 1 3 5 7 9। फ्लो में 11 13 मत पढ़ने लग जाना, क्योंकि 10 से छोटा ही हमें चाहिए। तो इस तरीके से ये जो 1 3 5 7 9 है, ये ग्रुप जो बन रहा है, ये एक सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण। तो कौन कौन से होते हैं? 5 ही होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। बचपन में बहुत पढ़े होंगे और इसके लिए बहुत मार भी लगी होगी आप लोगों को ए एन के यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे डिफिनेट है कि सिर्फ हमको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण का ही इस्तेमाल करना है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो ए ई आई ओ यू। इस तरीके से ये क्या हो गए? सेट के एग्जाम्पल हो गए, ठीक। आगे देखते हैं कि किस प्रकार का कलेक्शन आपके सामने आएगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1 2 5 2 3, क्या ये सेट है? तो नहीं है। रीज़न? डिस्टिंक्ट नहीं है। आपने 2 2 बार लिख दिया ना, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। अगर वहीं सिर्फ 1 2 5 3 होता तो ये सेट का एग्जाम्पल हो जाता। अगला है C इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पर्सनस ऑफ दिल्ली, मतलब C एक ऐसा सेट है जो दिल्ली के सभी इंटेलिजेंट, मतलब क्या होता है? मेधावी होता है, मेधावी लोगों का एक समूह है। तो ये सेट होगा? तो सेट नहीं होगा, क्योंकि ये डिफिनिट नहीं है। क्योंकि मेधावी या इंटेलिजेंट किसे कहेंगे, इसका सुस्पष्ट परिभाषा तो है नहीं। आपके लिए इंटेलिजेंट कोई और हो सकता है, किसी दूसरे के लिए कोई और इंटेलिजेंट हो सकता है। इस तरीके से वेल डिफाइन नहीं होने के कारण ये सेट का उदाहरण नहीं होगा। तो आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि निम्न में कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सम स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट्स। खूब अच्छे से, जो आप कहते हैं ना, गीता बाइबल कुरान जो भी कहना चाहते हैं, आप सेट का ये सब वही समझ लीजिए। ये सब बेहद ज़रूरी है। जब तक ये आपको नहीं याद होगा, सेट बनाने में हमेशा आपको मुश्किल आते रहेगा। तो अच्छे से इसको याद कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक ना। इसके बिना सेट तो कम से कम आपसे बनने वाला नहीं है। पहला है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जब भी प्रकृत संख्याओं के समुच्चय की बात करी जाएगी तो उसको कैपिटल एन से लिखा जाएगा। किससे लिखेंगे? कैपिटल एन से लिखेंगे। अच्छा ध्यान दे रहे हैं ना, सिर्फ इंग्लिश से डरना नहीं है। मैं इंग्लिश के साथ साथ सबका हिंदी भी बता रहा हूँ, इसलिए आपको दिक्कत लगे तो हिंदी ज़रूर लिख लीजिएगा। तो सभी प्रकृत संख्याओं का अगर समुच्चय होगा तो उसको किससे लिखेंगे? तो कैपिटल एन से लिखेंगे। अगला है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। पूर्णांकों का अगर समुच्चय कहा जाए तो उसको या तो जेड से लिखते हैं, चाहे आई से लिखते हैं। दोनों में कहीं कहीं दोनों में कुछ भी लिखा जा सकता है, कहीं जेड भी लिखा होता है, कहीं आई भी लिखा होता है। अच्छा पूर्णांक है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जो धनात्मक होगा, लिखा गया ना द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक जो पूर्णांक होगा उसको किससे लिखेंगे? जेड प्लस से। प्लस क्या दिखाता है? धनात्मकता को दिखाता है। और वही लिखा जाए कि द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, तो किससे लिखेंगे? तो जेड माइनस से लिखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे। चौथा है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या का समूह। तो इसको किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं, कैपिटल क्यू से लिखते हैं, ठीक ना। अच्छा ध्यान से, जो रैशनल नंबर हो सकता है वो तो प्लस में और माइनस में दोनों हो सकता है ना। जैसे 2/3 है तो ये भी रैशनल नंबर है प्लस में, लेकिन -2/3 है तो भी रैशनल नंबर है, लेकिन नेगेटिव है, ठीक ना। तो रैशनल नंबर को क्यू से लिखते हैं, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर को क्यू प्लस से और नेगेटिव वाले को क्यू माइनस से लिखा जाता है। अगला है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम किस चीज़ से लिखते हैं? कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है।
अच्छा, जहाँ भी प्लस माइनस पूछेगा ना, वहाँ एक बार अगर प्लस वाले को है तो प्लस लिख देना है, माइनस वाले को है तो माइनस लिख देना है। लेकिन सिर्फ रियल नंबर है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे। अगला है द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लिखते हैं कैपिटल सी से। ठीक, ये आप सब कुछ हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें से अगर कुछ मिस करते हैं तो बहुत समस्या आने वाली है। एक बार फिर से हमारे साथ रिपीट कर दीजिए। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर किस से, तो कैपिटल एन से। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स किस से, तो जेड प्लस से। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड से या कैपिटल आई से। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स कैपिटल क्यू से। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कैपिटल आर से। और द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर किस से, तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम आपको इतना तो याद रहना ही चाहिए। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि एक सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टू सेट्स, कि हमने यहाँ पे दो सेट लिया, ठीक है, एक ए है और ये बी है। देखेंगे दोनों में फ़र्क क्या है। ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली। ए किस चीज़ का समूह है, समुच्चय है, तो दिल्ली के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक, और बी कह रहा है कि सेट ऑफ 3 पर्सन राम मोहन एंड सुरेश ऑफ अ फैमिली, कि बी एक परिवार के 3 सदस्य राम मोहन और सुरेश का समुच्चय, जिसको यहाँ पे ऐसे लिखा गया। ठीक ना, तो ये जो ए है ना, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल्स टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली। और एक ये तरीका भी है, देख रहे हैं, ये फिर से मैं मार्क कर रहा हूँ। सेट को रिप्रेजेंट करने का एक यहाँ तरीका दिख रहा है, जिसमें बड़े ब्रैकेट मझोले ब्रैकेट में एलिमेंट को लिख के उनके बीच कॉमा से अलग कर दिया गया। एक ये भी था कि हमने सभी एलिमेंट को तो नहीं लिखा, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को लिख दिया। ठीक, कि उनमें क्या खास कॉमन बातें हैं। तो इस दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी आधार पर लिखा गया है दस देयर आर 2 वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट, मतलब किसी समुच्चय को दिखाने का, दर्शाने का 2 तरीका हो सकता है। कौन कौन, तो पहला तरीका है टेब्यूलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, इसका हिंदी नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश से याद रखिएगा। 2 तरीका है किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का। पहले क्या बोलते हैं, टेब्यूलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और दूसरे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब देखेंगे कि टेब्यूलर क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एक एक करके दोनों को समझते हैं। टेब्यूलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को समझते हैं। कहा गया है इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, मतलब किसी सेट को, समुच्चय को वर्णित करने वाले इस तरीके में द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाई कॉमास विथ इन ब्रेसेस। कौन सा, तो मिडिल ब्रैकेट है। मतलब है कि सेट को रिप्रेजेंट करने वाले, मतलब किसी समुच्चय को दर्शाने वाले इस तरीके में मझोले ब्रैकेट में हम उसके सदस्य को लिखते हैं और उन्हें कॉमा से अलग करते हैं। जैसे देख रहे हैं, अगर कहा जाए सेट्स ऑफ ऑल वॉवेल्स, मतलब सभी स्वर वर्ण इंग्लिश वाले, ए ई आई ओ यू होते हैं ना, तो देखिए मझोला ब्रैकेट दे दिया हमने, ए ई आई ओ यू लिख दिया, इनके बीच कॉमा दे दिया अलग करने के लिए, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो इस तरीके से अगर सेट को रिप्रेजेंट किया जाए तो इस तरीका को क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल लिखा गया है सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, कि 10 से छोटे सभी धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, धनात्मक निकालना है, 10 से छोटा होना चाहिए, तो 1 3 5 7 9। ऑड है मतलब विषम चाहिए हमको, इसलिए इसका क्या होगा 1 3 5 7 9। इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में, तो हमने मझोला ब्रैकेट दे दिया, 1 3 5 7 9 लिख दिया और सबको कॉमा से अलग कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये तरीका क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म सेट का कहलाता है। क्लियर है, समझ गए। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म को कहा गया है इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, अ वेरिएबल एक्स विच स्टैंड्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट is written under brackets and then after
गिविंग अ सेमीकोलन और ऑब्लिक line the property or properties p of x possessed by each element of the set is written within the brackets itself. अगर हिंदी समझना चाहे तो कुछ इस तरीके से है, किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक x का प्रयोग करते हैं। अच्छा, x के बदले आप y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं x, और x के बाद एक कोलन का चिन्ह यूज़ करते हैं। पढ़े हैं ना ऐसा चिन्ह, इसको क्या पढ़ते हैं? कोलन पढ़ते हैं। तो एक कोलन का चिन्ह यूज़ करते हैं। कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं और समूचे कथन को मझीले ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस तरीके से अगर कोई सेट लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फिर पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे यहाँ लिखा गया है v इज इक्वल्स टू मझोला ब्रैकेट x, और वहाँ पे कोलन दिया गया ना, फिर x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो यहाँ सभी एलिमेंट को नहीं लिखना है, सभी एलिमेंट के बदले एक ही चीज़ लिखना है, क्या? x, और वो x क्या है तो जो उसका गुण है उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे x क्या है तो x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इस फॉर्म को, सेट को रिप्रेजेंट करने का जो ये तरीका है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक सेट है A 1 2 3 4 5, इस तरीके से लिखा गया। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो 1 2 3 4 5 है ना, कमेंट बॉक्स में सब लोग अभी बताइए कि ये कौन सा तरीका है लिखने का, ये सेट बिल्डर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है? अभी बताओ सबके सब लोग, कमेंट करो, मैं रुका हुआ हूँ। हो गया? चलिए, तो मैं इसका आंसर कर देता हूँ, ये है टेबुलर फॉर्म। तो अगर लिखा गया है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, N मतलब नेचुरल नंबर, और x क्या है तो 5 के बराबर या उससे छोटा है। तो नेचुरल नंबर 5 के बराबर या उससे छोटा कौन कौन सा हो सकता है? तो 1 से शुरू होगा क्या? तो 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 5 के बराबर भी हो सकता है। तो इसी सेम चीज़ को हमने एक दूसरे तरीके ऐसे भी लिख दिया। तो ये जो था ऊपर वाला, जिसको मैंने रेड कलर बॉक्स में डाला हुआ है, ये क्या था? तो ये था टेबुलर फॉर्म, और नीचे जो आपने ये लिखा ये क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म ये था। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर दिया गया है a इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, इसका एक सेट बना हुआ है, तो ये फिर से क्या है? ये है टेबुलर फॉर्म। हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढिए। तरीका क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना है कि इनके बीच क्या चीज़ कॉमन है। तो ध्यान से देखेंगे तो ए ई आई ओ यू क्या है? तो वॉवेल्स है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण है, वॉवेल्स है ना। तो इसको क्या लिखते हैं? x इज इक्वल्स टू मझोला ब्रैकेट में लिखते हैं x सच दैट x इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब जैसे ही आपने ये चीज़ लिखा, आपको ऐसा सबको अलग अलग लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना ही से पता चल गया कि हम ए ई आई ओ यू की बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाला जो है वो क्या हो गया? टेबुलर फॉर्म हो गया, जबकि ये जो लिखा गया है नीचे की तरफ, ये जिसको मैं अभी बॉक्स में बना रहा हूँ, ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी को क्लोन का कहीं का यूज़ ना करके ऑब्लिक का भी यूज़ कर देता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक ही चीज़ है, घबराना नहीं है। कहा गया है एंड रीड एज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पढ़ने का तरीका जरूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपके लिए नया होगा, नहीं तो आप दिक्कत होने लग जाएगा। ये जो ऐसा लिखा गया है ना, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और जो दो डॉट है, कोलन है, उसको क्या पढ़ेंगे? उसको पढ़ते हैं सच दैट। एक बार फिर पढ़िए, ए इज इक्वल्स टू, ये कौन सा ब्रैकेट है? तो मिडिल ब्रैकेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक। तो अगर एनसीईआरटी बुक को बनाना शुरू करेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपको पूछेगा कि कौन सा सेट का एग्जाम्पल है, कौन सा नहीं है, ये आराम से बना सकते हैं। फिर पूछता है कि इसको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखिए, फिर कहता है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हैं। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।